हेलो स्टूडेंट, मैं मजीद सर। आज हम लोग जेक बोर्ड का 10वीं क्लास का टर्म 1 के लिए जो छात्र हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का सेट 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 साइंस का भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा वो वीडियो को देख लें, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का सेट 3। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 यानी 14 जुलाई 1789 को हुई। तो पहला का आंसर हो जाएगा क। दूसरा प्रश्न, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ख। दूसरा का आंसर ख। तीसरा नंबर प्रश्न, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जर्मनी का जो चांसलर बना वो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। 1815 में बना था, उसका ऑप्शन में नहीं होने कारण ये मिसप्रिंट है, ठीक है। ये कब बना था? 1815 में। अगला प्रश्न, तो इसको छोड़ देंगे, ये मिसप्रिंट है इसीलिए। चौथा नंबर प्रश्न, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी रूसो का था, तो 4 का आंसर होगा ग। पांचवा नंबर प्रश्न, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये दिदरो ने की थी, इसका आंसर होगा ग। छठा नंबर प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो 6 का आंसर होगा ख। अगला प्रश्न, ये किसका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इस कथन पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि सभी को मालूम है ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। 7 का आंसर ग। आठवां नंबर प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ, तो 8 का आंसर हो गया ग। 9 नंबर प्रश्न, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिंधु और कानू थे, तो 9 का आंसर होगा घ। 10वां नंबर प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे, तो इसका आंसर होगा ख। 10 का ख। 11 नंबर प्रश्न, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, यानी जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? उसे संसाधन कहते हैं, तो 11 का आंसर होगा ख। 12 नंबर प्रश्न, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में किनकी भूमिका नहीं है? तो भूमि निम्नीकरण में मधुमक्खी पालन की भूमिका नहीं है। मधुमक्खी पालने से जमीन की कमी होने वाली नहीं है, यह भूमि का निम्नीकरण होने वाली नहीं है, तो 12 का आंसर होगा घ। 13 नंबर प्रश्न, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? तो भारत में 43% भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है, तो 13 का आंसर होगा ग। 14 नंबर प्रश्न, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क एक बार खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, 14 का आंसर होगा घ। 15 का आंसर प्रश्न, गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है? तो ये लुप्त जातियों में शामिल है, घ। 15 का घ। 16 नंबर प्रश्न, मानव भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? तो इनके कारक वन्य जीव के आवास का विनाश है, वन्य जीव को मारना या शिकार करना ये भी है, पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल ये भी हैं, तो ये उपरोक्त सभी होंगे, 16 का आंसर उपरोक्त सभी। 17 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये ख होगा, 17 का ख। 18 नंबर प्रश्न, जल की कमी के क्या कारण है? तो जल की कमी के कारण अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, ये तीनों हैं, यानी घ उपरोक्त सभी, 18 का होगा घ। 19 नंबर प्रश्न, टांका क्या होता है? तो पीने के पानी को संग्रहित यानी जमा करने का जो भूमिगत टैंक जो जमीन के नीचे बनाया जाता है
उसे टांका कहा जाता है। तो 19 का आंसर हो गया क। 20 नंबर प्रश्न, सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो ये लगभग 20 करोड़। 20 का आंसर होगा क। 20 का आंसर होगा क, 20 करोड़। 21 नंबर प्रश्न, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ख, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय गणना कर सकते हैं। तो 21 का आंसर होगा ख। 22 नंबर प्रश्न, वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रतिवर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वह देश विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो 22 का आंसर हो गया ख। 23 नंबर प्रश्न, सतत विकास का उद्देश्य है? तो सतत विकास का उद्देश्य होगा विकास वर्तमान के लिए, आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, यानी विकास वर्तमान के लिए और आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए सतत विकास का उद्देश्य है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ग। 24 नंबर प्रश्न, पंजाब में से किस राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य की साक्षरता दर अभी सबसे अधिक है। 24 का आंसर होगा क। 25 नंबर प्रश्न, यदि एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है तथा जनसंख्या 5000 है, तो उस देश की कुल आय कितनी होगी? तो उसकी आय, देश की प्रति व्यक्ति आय को जनसंख्या से गुना करने पर जो प्राप्त होगा वह देश की कुल आय होगी, यानी 25 लाख होगी। तो 25 का आंसर होगा क, 25 लाख। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, विनिर्माण। इसमें एक वर्ड है विनिर्माण, जो है विनिर्माण, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 26 का आंसर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग, इसका आंसर होगा ग, नियोजित हैं यानी काम तो कर रहे हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। 27 का आंसर होगा ग। 28 नंबर प्रश्न, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। 28 का आंसर हो जाएगा क। 29 नंबर प्रश्न, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ होगा क, यह उन उद्यमों में शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती है, यानी एक शर्त लागू होती है, उसी के अनुसार सभी को काम पे रखा जाता है, यह संगठित क्षेत्र है। 29 का क। 30 नंबर प्रश्न, कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। 30 का आंसर होगा ग। 31 नंबर प्रश्न, सत्ता के साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल हैं? तो सत्ता की साझेदारी जो है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो तरह से वितरण होते हैं। तो इसमें 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ग। तो 31 का आंसर होगा ग। 32 नंबर, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ब्रुसेल्स। 32 का आंसर होगा क, ब्रुसेल्स। 33 नंबर प्रश्न, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो सामुदायिक सरकार, इसका आंसर होगा ख, बेल्जियम से संबंधित है। अगला प्रश्न, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी अधिक है, यानी 59% है, घ। 34 का आंसर घ। 35 नंबर, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में कौन कौन संबंधित है? तो ये हो गए हैं, ख होगा। 35 का आंसर होगा ख, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 36 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। 36 का आंसर हो जाएगा ख। 36 का आंसर हो जाएगा ख, ये संघ सूची का विषय है। 37 नंबर प्रश्न, हमारे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? तो हमारे देश में हिंदी बोलने वाले का प्रतिशत मात्र 40% है, और बाकी वहाँ स्थानीय
भाषा बोलते हैं। 38 नंबर प्रश्न, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? तो भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की संथाली भाषा को शामिल किया गया है। 39 नंबर प्रश्न, पंचायतों में महिला के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 50% का। 39 का आंसर होगा घ। 40 नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? तो 1994 में उठाया गया था। तो 40 का आंसर होगा ग। इस तरह से आज हम लोग SST का सेट 3 भी कंप्लीट कर लिए। अगला सेट जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।